गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट्स या लीगल रेगुलेशन, नॉट लीगल एस्पेक्ट्स, लीगल रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग या कंट्रोल ऑन एडवर्टाइजिंग भी कह सकते हैं हम इसको। लीगल रेगुलेशन यानी लीगल कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें विज्ञापन के लिए। ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इस तरीके के नियम बनाने पड़े, रूल्स बनाने पड़े कंट्रोल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स पे। तो डेफिनेटली एडवर्टीज़मेंट्स जो है हमारी सोसाइटी का, हमारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन चुके हैं जिसके बारे में अगर हम ये सोचें तो हम उनके बगैर अपनी सोसाइटी को, अपने रोज़मर्रा की लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते विज्ञापन के बगैर, राइट। तो डेफिनेटली जो चीज़ हमारी लाइफ में इतने अंदर तक एंटर कर चुकी है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ जो है अब मैं साइड इफ़ेक्ट्स ही वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि डेफिनेटली प्रोज एंड कॉन्स जो हैं हर चीज़ के होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो विज्ञापन के बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत तरीके हैं विज्ञापन के कस्टमर को इम्प्रेस करने के। तो कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिसमें थोड़ा गलत डायरेक्शन में विज्ञापन जो है कई बार चला जाता है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जिनका विज्ञापन नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो उसका सोसाइटी पर बहुत जो है गलत इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा अगर हम ये देखेंगे कि विज्ञापन जो यानी कि एडवर्टीज़मेंट जो एजेंसीज़ हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट को इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस और जो नॉर्म्स सेट किए गए हैं क्या उनका अच्छे से पालन हो रहा नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। इसके अलावा जो विज्ञापन है यानी एडवर्टीज़मेंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी को तो जो है टारगेट नहीं कर रहे, या फिर एक तरीके से उनके लिए कोई गलत मैसेज तो नहीं दे रहे, राइट। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके मद्देनज़र हम को रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ ए नीड टू कंट्रोल दीज एडवर्टीज़मेंट्स अंडर सम लॉज। तो अब आज हम बात करेंगे कि वो किस किस तरीके के नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा जिसके ज़रिए विज्ञापन पे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। हम एक एक करके डिसाइड करेंगे कि हमें अभी नेक्स्ट कौन सा पॉइंट लेना है। जैसे सबसे पहले हम ले रहे हैं लीगल रेगुलेशन ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स कि अनुचित और जो व्यवहार, जो व्यापार में जो व्यवहार होते हैं, जो एक ट्रेड में जो एक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो कि अनबियरेबल हैं, जो अवॉइडेबल हैं, बट उनको इस तरीके से परोसा जाता है पब्लिक के आगे या इस तरीके से शो किया जाता है तो वो एक पब्लिक के लिए, एक सोसाइटी के लिए हार्मफुल साबित होता है, ठीक है। इसके लिए एक लिस्ट है बाकायदा, आप देख सकते हो, दिस इज़ ए लॉन्ग लिस्ट। अगर मैं इस लिस्ट में से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट उठाऊं, जैसे मान लीजिए अब पुराना कोई भी प्रोडक्ट है और आप उसको जो है उसकी पैकिंग ही चेंज करके और उसका रेनोवेट करके और नए प्रोडक्ट के तौर पर बेच रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर, राइट। क्वालिटी को चेंज नहीं किया है आपने, जस्ट आपने एक आउटर लुक उसकी चेंज किया है। उसके अलावा अगर आप कोई इस तरीके की गारंटी दे रहे हैं या वारंटी दे रहे हैं जो कि फिजिबल नहीं है, जो कि फेक है और कस्टमर को एक तरीके से लालच में लाने के लिए है, वो गलत है। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आप उठा सकते हैं। कोई ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स का विज्ञापन कर रहे हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। एडल्ट्रेशन का जो सीन है, अगर इस तरीके की चीज़ों का हम एडवर्टीज़मेंट्स देखते हैं और उससे क्या होता है, हमारा लाइफस्टाइल अफेक्ट होता है, हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं वो चेंज होती हैं बिकॉज ऑफ दीज एडवर्टीज़मेंट्स। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट्स से क्या होता है कि वो एक तरीके से इनडायरेक्टली हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है और हमारे सामने किस तरीके की पिक्चर साबित की जाती है, शो की जाती है कि हमें अपने पुराने प्रोडक्ट्स को जो रिप्लेस कर देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो वेट, जो मेज़रमेंट लिखा होता है वो नहीं होता जो एक्चुअल होना चाहिए, या जो उसका असली वेट है, जो उसका माप है, जो उसका माप तोल जिसको आप कह सकते हैं, तो उन चीज़ों में भी धोखाधड़ी की जाती है, ठीक है। कई बार आप देखोगे कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क या फिर कुछ इस तरीके की स्टैम्प्स लगाई जाते हैं या लिखा जाता है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, जबकि ऐसा एक्चुअल नहीं होता। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं
को अनफेयर माना गया है, और इस लिस्ट को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो लिस्ट है, उसको MRTP एक्ट, एक MRTP एक्ट बनाया गया था 1984 में। तो उसके 1984 में अमेंडमेंट किया था MRTP एक्ट में, और उसके अंदर जो है हम ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो विज्ञापन से रिलेटेड हैं स्पेशली, उनको डाला गया। क्यों? ताकि उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। हालांकि 2002 में MRTP एक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और इसके सारे जो राइट्स थे कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी राइट्स है, तो कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसके अंतर्गत जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं उनको ये राइट्स दे दिए गए। तो अभी कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनका जो सेटलमेंट है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये अनुचित व्यापार व्यवहार के बारे में भी आपके कुछ उदाहरण दे रखे हैं। आप कोई भी रूटीन का प्रोडक्ट देख सकते हैं, और जहां आपको ये लगता है कि इसका जो एडवर्टीज़मेंट्स है वो जो बात उसमें बताई गई है एक्चुअल उस प्रोडक्ट में नहीं पाई गई है, वो ऑटोमेटिकली वो अनफेयर ही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके। तो 1986 में एक एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए था। अब कंज्यूमर को किस चीज़ से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है? कंज्यूमर को गलत प्रोडक्ट से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कंज्यूमर को एक वो जो उसके साथ उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जैसे वो प्राइस के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या क्वालिटी के नाम पे किया जा रहा है, या क्वांटिटी के नाम पे किया जा रहा है। एक्सप्लॉइटेशन तो कई तरीके से हो सकता है ना, तो उस एक्सप्लॉइटेशन से बचाव, उससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कंज्यूमर को अवेयर होने की ज़रूरत है, कंज्यूमर को एजुकेट होने की ज़रूरत है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स में से अपनी चॉइस का प्रोडक्ट चूज़ करने की आज़ादी होनी चाहिए, उस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि कंज्यूमर की डिफरेंट राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो है बनाया गया, और इसमें अगर कंज्यूमर को कोई भी कंप्लेंट होती है रूटीन में या किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, तो एक प्लेन पेपर पे भी वो अपनी कंप्लेंट जो है वो दे सकता है। और इसके लिए एक रिड्रेसल मशीनरी है जो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए बनाई गई है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं, और फिर सेंट्रल लेवल पे भी बनाई गई हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो, क्योंकि हर जगह एक तरीके से ज़िला कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसके मैं कह सकती हूँ, का निर्माण किया गया है, इसलिए अब कंज्यूमर को अपनी शिकायत दर्ज कराना उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले होता था। ठीक है। और अगर प्रोड्यूसर उस शिकायत का समाधान टाइमली नहीं करता है तो उसके खिलाफ बाकायदा पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। तो ये अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की आपके समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है मेडिसिन्स को लेकर, ड्रग्स को लेकर। ठीक है। तो मैजिक रेमेडीज़ को लेकर आपने देखा है बहुत ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल हम रूटीन में भी करते हैं, और प्लस में जिनका ऐड आप टीवी या रेडियो या और जगहों पर देख सकते हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनका एडवर्टीज़मेंट जो है वो नहीं किया जा सकता। जैसे जेंडर के फिक्सेशन को लेकर अगर कोई इस तरीके की ऐड दे रहा है, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट अलाउड, राइट। इसी तरीके से एबॉर्शन से रिलेटेड या कंसीव करने से रिलेटेड अगर कुछ इस तरह की मेडिसिन है तो उसको आप उसका विज्ञापन नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उसकी कोई मेडिसिन है, ऑब्वियसली ऐसे लोगों का भी इलाज तो होगा, लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से होता है, प्रॉपर उसके लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके लिए प्रॉपर मेडिकल जो हेल्थ सेंटर्स हैं जहाँ पर उनका इलाज होता है। लेकिन उन दवाइयों का, उन ड्रग्स का जो उनकी पब्लिसिटी जो है वो आप विज्ञापन के तौर पे नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो वो मैजिक जैसे तंत्र मंत्र विद्या, ये इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं, हालांकि ये भी अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं लोगों को ठीक करने के लिए, बट आप इन बीमारियों के इलाज के लिए आप विज्ञापन का सहारा नहीं ले सकते। दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी दवाइयों के रूप में देखने को मिलता है। उसके अलावा है फिर प्रोहिबिशन ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ
विमेन एक्ट 1986। तो विमेन की जो पोजीशन है, लेडीज़ की, फीमेल को जिस तरीके से आज भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्थिति बहुत ज़्यादा बदली है, पहले भी सिचुएशन ऐसी थी और आज उसको बस रिफाइंड तरीके से पेश किया जाता है, लेकिन आज भी जो लेडीज़ का या फीमेल का जो एक तरीके से वहाँ विज्ञापन में जो प्रदर्शन होता है वो एक तरीके से उतना लॉजिक नहीं है उनको दिखाने का, या एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ उनको जोड़ने का जिसका उनकी लाइफ के साथ या उनकी वो उनके इस्तेमाल के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की चीज़ें जिसमें फ़ीमेल को उस वे में दिखाया जाता है जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, एक्चुअली अलाउड नहीं है। और अगर इस तरीके का कोई काम करता है कोई भी प्रोड्यूसर या कोई एडवर्टीज़मेंट एजेंसी, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो लेवल कितना रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, विज्ञापन में आज भी वीमेन को शो किया जाता है, लेकिन उसको उस तरीके से आप शो नहीं कर सकते या उस तरीके से आप नहीं दिखा सकते, गलत तरीके से आप उसको नहीं दिखा सकते। हाँ, वो थोड़ा सा ये पॉइंट ज़रूर मैं रखना चाहूँगी कि पहले जो है एक थोड़ा सा अबला नारी के तौर पर एंड कुछ वीक उसकी आइडेंटिटी दिखाई जाती थी, लेकिन आज अभी वीमेन का जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे है, एक सबला नारी के तौर पर है, वो काफ़ी चेंज आया है, वो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976। तो ये है आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है और प्रोडक्ट का या साइज़ कितना है। तो डेफिनेटली जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके बाहर उसका वेट लिखा होता है, तो वो वेट ऑब्वियसली लिखा होना ज़रूरी भी है और वो वेट मैच करना भी ज़रूरी है। जो जितना प्रोडक्ट के अंदर वो या जिस पैकिंग में आपने वो प्रोडक्ट लिया है उस पैकिंग में वो प्रोडक्ट जितनी मात्रा में है, क्या वो मात्रा एग्जैक्टली उतनी ही उसके बाहर कंटेनर पे वो उसके ऊपर छपी हुई है या नहीं है, उसके ऊपर शो की गई है या नहीं की गई। तो ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़, चाहे आप उसको किलोग्राम में बेचते हैं, लीटर में बेचते हैं, मीटर में बेचते हैं, या आप किसी भी तरीके से जो भी उसका मेज़रमेंट का यूनिट होता है उस फॉर्म में बेचते हैं आप, लेकिन कितना दे रहे हैं एक टाइम में, एक यूनिट में उसका वो कितना है, वेट कितना है, उसका मेज़रमेंट कितना है। मान लीजिए आप कपड़ा बेच रहे हैं तो कितना मीटर कपड़ा है, अगर एक बंडल है तो उसके ऊपर बाकायदा एक लेबल होना चाहिए जिसके ऊपर एक इंडिकेशन होना चाहिए मेज़रमेंट को लेकर। तो ये भी एक एक्ट है जो बनाया गया है माप तोल के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर की प्रोडक्शन को लेकर, राइट। नेक्स्ट आएंगे हम सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 पे। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है, शेयर सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड है। सिक्योरिटीज़ का जो सेल परचेज़ होता है मार्केट में, उनके लिए भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर होने चाहिए। तो सेबी के अंडर इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। कोई भी कंपनी अगर अपना पब्लिक इशू निकालती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे कुछ नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। जैसे एक तो उसको अपने, अगर वो पुरानी कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो पिछले 3 सालों के उसको ऑडिटिंग अपनी बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंपैरेटिव करके दिखाना, कंपैरेटिव स्टडी करके पिछले 3 साल के कम से कम उसको शो करने होंगे। इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दूसरी बात, अगर वो विज्ञापन करते हैं, एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली वो करते हैं, तो वो लैंग्वेज उनकी बिल्कुल सिंपल और सरल होनी चाहिए। उसमें कोई इस तरीके की टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल ना किया जाए जो हर तरह का इन्वेस्टर्स ना समझ पाए, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो है कोई भी रिस्क फैक्टर, आपकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आपको ये बताना होगा अपने विज्ञापन के ज़रिए कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई रिस्क फैक्टर है तो वो कितना है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। उसके अलावा फिर ये भी बताना होगा कि जो भी डेफिनेटली आप एडवर्टीज़मेंट में जो भी दे रहे हो वो सच भी तो होना चाहिए ना। आप कंपैरेटिव स्टडी दे रहे हो, वो सच ही नहीं है, वो मैनिपुलेट करके दे रखी है, तो वो तो ऑटोमेटिकली बात तो वही हो गई कि आप जो बता रहे हो वो गलत बता रहे हो। तो ये तो फिर ना ही बताने के बराबर बात हुई है ना। तो आश्वासन आपको देना पड़ेगा
एक संचालक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको बाकायदा डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो भी एडवर्टीज़मेंट हम दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और ऐसा कोई भी आप एश्योर नहीं करोगे उनको कि हम बहुत बड़ी जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ऐसा आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि इन फ्यूचर क्या होगा या आपका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टस रहेगा, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। तो इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, यू नो, एक ऑब्वियसली मार्केट का जो एनवायरनमेंट है उसका फ्लक्चुएशन आपके प्रॉफिट्स पे, आपकी टर्नओवर पे ज़रूर देखने को मिलता है। तो आप कोई इंश्योरेंस नहीं दे सकते किसी को, आप किसी को श्योर नहीं कर सकते हैं कि यस हम इतना अर्न करेंगे ही करेंगे, नो। हाँ, एक थोड़ा सा प्लानिंग ज़रूर होती है कि हम इतना कोशिश करेंगे, बट डेफिनेट नहीं बोल पाएंगे आप उस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर अथॉरिटीज़ होती है, उन प्रॉपर अथॉरिटीज़ को भी एक तरीके से, मान लीजिए जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, तो उनके बाकायदा नाम और उनके एड्रेसेस वगैरह भी हमें विज्ञापन के ज़रिए बताने चाहिए, ताकि अगर कोई इन्वेस्टर कांटेक्ट करके कुछ बात करना चाहे तो कर सकता है, ओके। और अगर आपने प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन दिया है तो आप किसी भी सेलिब्रिटी मॉडल की फ़ोटो, ये शायद अभी नहीं है ऐसा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तो आप देख सकते हो कि अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आज की डेट में आप विज्ञापन देखते हो तो आपको बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और मॉडल ज़रूर दिख जाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर उतना फिट नहीं बैठ रहा है। ये तो हो गया सेबी से रिलेटेड। अब बात करते हैं प्रोविजंस फॉर एड्स ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। तो अल्कोहल जैसी चीज़ें जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हैं उसका आप विज्ञापन नहीं कर सकते, स्पेशली टीवी पे तो नहीं कर सकते, ठीक है। और क्योंकि और हाँ, अगर इस तरीके की चीज़ें आप बता रहे हैं, डेफिनेटली बन रही हैं तो बिकेंगी भी, बेचने के लिए ही बनाई जा रही है, राइट। हाँ, अगर बिकना ही अलाउड ना हो तो फिर तो विज्ञापन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई चीज़ बन रही है तो बेचने के लिए ही बनाई जा रही है। अब वो अगर सरकार ने ही इलीगल साबित कर दी है फिर तो आप उसको वैसे भी सरेआम नहीं बेच सकते, राइट। लेकिन अगर उसको इलीगल साबित नहीं किया गया, हाँ हार्मफुल ज़रूर है सोसाइटी के लिए, हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, बट उसको अभी प्रोहिबिटेड गुड्स, वैसे तो हम कह सकते हैं कि उसका हम सरेआम इस तरीके से एडवर्टीज़मेंट नहीं कर पाएंगे, टीवी पे नहीं दिखा पाएंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें उसके साथ एक चेतावनी, एक वार्निंग ज़रूर देनी पड़ेगी कि इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा भी कुछ नियम और हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।